अंदर हम सारे प्रोविजंस को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। हम बात कर रहे हैं आज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नाइनटीन जीरो एट का ये कोड बनाया गया है। ठीक है, एक्ट नंबर, यस, एक्ट नंबर है इसका 5 ऑफ 1908। मतलब 1908 में जितने भी सारे आपके कोड्स और लेजिस्लेशन पास किए गए थे बाय द लेजिस्लेचर, तो उसमें 5th नंबर पे आपका ये द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रेजेंट था। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं बच्चों। इन्फोर्समेंट डेट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, लिखो इनैक्टमेंट डेट, और एक होती है बच्चों आपकी इन्फोर्समेंट डेट। तो इनैक्टमेंट डेट है स्टूडेंट्स आपकी 21 मार्च 1908। इस पर्टिकुलर डेट को आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इनैक्ट किया गया था, मतलब वो कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। ठीक है, सारी चीजें अकॉर्डिंगली उसके अंदर फ्रेम कर दी गई थी। नेक्स्ट डेट होती है इसकी इन्फोर्समेंट डेट, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट को थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री ये आपका इन्फोर्स कराया गया। तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है स्टूडेंट्स 1 जनवरी 1909। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें समझने के लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में बात करने वाला हूं, कुछ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं सीपीसी के बारे में दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि सीपीसी का जो कंप्लीट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो बेसिकली क्या है। तो सीपीसी का जो सब्जेक्ट होता है बच्चों वो आपका एक प्रोसीजरल लॉ होता है। क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ होता है। दूसरा, ये आपका खुद में एक एग्जॉस्टिव लॉ है, एग्जॉस्टिव नेचर होता है इसका। अब एग्जॉस्टिव नेचर का मतलब ये अपने आप में एक परिपूर्ण सब्जेक्ट है। ये अपने अंदर ही सारी चीजों को लेकर के बैठा हुआ है, सारा प्रोसीजर ये कवर करता है, सारी चीजों के बारे में ये एक्सप्लेनेशन देता है डिटेल्ड फॉर्मेट में, कंसाइज फॉर्मेट में, एक प्रॉपर इसका सीक्वेंस है। इसको किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आप को फुलफिल करने के लिए, अपने एजेंडा, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ये नॉट रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का भी होता है। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। मतलब जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों यहां पर 3 टाइप की लिस्ट हमारे सामने देखने के लिए मिलती है। एक होती है द यूनियन लिस्ट, एक होती है बच्चों द स्टेट लिस्ट, और एक होती है द कंकरेंट लिस्ट। तो ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों ये द कंकरेंट लिस्ट के अंदर इंसर्टेड है। मतलब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकती है, और साथ ही साथ स्टेट भी अपने कुछ अमेंडमेंट कर सकता है। कमाल की बात है ना। चलो लिखेंगे इसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ concurrent लिस्ट, एंट्री नंबर 15। ठीक है, एंट्री नंबर 15। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम की चीजें कि इस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमने क्या क्या देखना है।
कंप्लीट जो बेयर एक्ट है बच्चों हमारा, ठीक है, हमारे पास जो बेयर एक्ट है इसका, जैसे कि ये, ठीक है, तो इस कंप्लीट बेयर एक्ट के अंदर बच्चों आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट है वो कंटेंट एक्चुअल में क्या होगा, तो समझने वाली बात है। हम पढ़ रहे हैं सीपीसी का सब्जेक्ट, और सीपीसी का सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेक्शन। कुछ हमको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं पार्ट्स, कुछ हमको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे ऑर्डर्स, और कुछ हमको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं स्केड्यूल। कुछ बच्चे इसको स्केड्यूल कहते हैं, कुछ बच्चे इसको शेड्यूल भी कहते हैं। तो अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है जी, जैसी मर्जी आप वैसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो टोटल सेक्शन इसके अंदर जो होने वाले हैं वो है आपके 158 सेक्शन। कितने? 158 सेक्शंस इसके अंदर हम पढ़ेंगे। पार्ट्स होते हैं बच्चों इसके कंप्लीट 11, 11 पार्ट्स होंगे। ऑर्डर इसके अंदर होते हैं बच्चों 51 ऑर्डर्स, और स्केड्यूल इसके अंदर होते हैं 5। कितने? 5 स्केड्यूल। डन, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करो सारे बच्चों, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आ जाता है आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि सीपीसी देखो बड़ा कठिन सब्जेक्ट तो है, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है, और इसको समझना थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन वाला गेम होता है। फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे, समझ समझ के चीज़ों को पढ़ोगे, समझ समझ के चीज़ों को लिखोगे, तो फिर ये सीपीसी समझ में आती है, वरना फिर सर के ऊपर से बाउंसर जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हद तक ये स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे आता है कि सर सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग है ना, मतलब है ही है ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझसे तुरंत चैट बॉक्स में अपने सवाल को लिख ले, और साथ साथ मुझे ये भी बताते चले कि सर हम आपके साथ कनेक्टेड हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट मुझे बताते चलेंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आज का जो सेशन है हमारा, जो कि बात करता है सेक्शन के ऊपर, ठीक है। आज कंप्लीट हमने सारे सेक्शंस खत्म कर देने हैं। तो देखो, अब सेक्शंस का बाइफर्केशन कैसे हो रखा है। ऑर्डर्स वाला जो चार्ट है, ऑर्डर्स के क्लास में हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट सेशन में हम उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर चलो लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए। सीपीसी के अंदर आपके 2 पार्ट्स में कवर किया जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 आज हम डील कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, पार्ट 1 डील कर रहे हैं आज हम। तो पार्ट 1 में हम इसमें सारे के सारे सेक्शन जितने भी पूरे कंप्लीट सीपीसी के अंदर है, वो सेक्शंस को आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सेक्शन 1 से लेकर के 158 तक है। जितना टाइम लगेगा आज बैठेंगे, सारे सेक्शंस पढ़ के जाएंगे, वो भी डिटेल में। नेक्स्ट पार्ट 2, पार्ट 2 में हम सारे के सारे ऑर्डर्स कवर करेंगे, ठीक है, जो कि ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 51 तक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम स्केड्यूल्स वगैरह को भी देख लेंगे, ठीक है। और जैसे कि सीपीसी आप लोगों को पता है कि सीपीसी को इंटरकनेक्टेड करके पढ़ाया जाता है, सारे ऑर्डर्स और सारे सेक्शंस को इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, ठीक है। चलो, अब एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है बच्चों, वो फटाफट अपनी कॉपी में बना लो, चार्ट बना लो, या फिर इसको क्या क्या बोलेंगे हम, कि कॉपी में लिख लो, ठीक है। इंफॉर्मेशन काम की है, लिख के चलो। तो अब यहाँ पर फटाफट ऐसा कुछ लिख लो अपनी कॉपी में। जस्ट वेट अ मोमेंट।
ये टेबल बना लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर लिखो पार्ट्स, यहाँ पर लिखो बच्चों सेक्शन, यहाँ पर लिखो टॉपिक, ठीक है। सेक्शन 1 से लेकर के 8 तक जो हमारा चैप्टर का डील अंदर किया जाता है वो है बच्चों हमारा प्रिलिमिनरी। नेक्स्ट है हमारा 9 से लेकर के 35B, वो हमारा बात किया जाता है सूट्स इन जनरल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 36 से लेकर के 74, ये बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में। और ये वाला हमारा पार्ट 2 होता है, ये वाला पार्ट 1 हो गया। पार्ट 3 बात करता है 75 से लेकर के 78 तक, जिसमें हम बात करेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट सेक्शन 79 से लेकर के सेक्शन 88 तक, ये बात करता है बच्चों हमारा सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5 हमारा बात करेगा सेक्शन 89 से लेकर के सेक्शन 93 तक। जो कि बात करता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है पार्ट 6, बात करेगा आपका 94 से लेकर के 95 तक, और ये बात करता है आपका सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है भाई 7th पार्ट 96 से लेकर के 112 तक, ये वाला जो है आपका ये बात करेगा भाई अपील के बारे में। नेक्स्ट 8th पार्ट बात करता है 113 से लेकर के 115 तक, जिसमें होगा हमारा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट है भाई पार्ट 9 जाएगा हमारा 116 से लेकर के 120 सेक्शन तक, ये बात करता है भाई स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्ट 10 पार्ट 10 बात करता है आपका 121 से लेकर के 131 तक, जिसमें हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी के जी अपने कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 11 है आपका 132 से लेकर के 158 तक, ये आपका बात करता है मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। तो ये करीब करीब आपका आज का पूरा लेक्चर है। ठीक है। सेक्शन 1 से लेकर के 158 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर के 158 तक ये कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि ऊपर आप देखेंगे सेक्शन इसमें 158 है
और 158 इस टेबल में हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट इसमें होते हैं 11, तो 11 पार्ट्स मैंने आपको गिनवा दिए, यहाँ पर पूरे लिख के दे दिया है कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें टॉपिक्स में है। नेक्स्ट ऑर्डर वाली क्लास हम ऑर्डर्स में देखेंगे नेक्स्ट वाली सेशन में, शेड्यूल वाला भी ऑर्डर्स के साथ में ही उसको डील कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ योर पार्ट 2 एंड दैट इज़ योर पार्ट 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो इफ़ यू ऑल आर डन। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 1। यस, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्ट नंबर 5 है 1908 का। इसकी जो इनैक्टमेंट डेट है स्टूडेंट्स इसकी 21 मार्च 1908। ये एक्ट बेसिकली बात करता है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेटर। मतलब सिविल कोर्ट्स के जो प्रोसीजर हैं, उन प्रोसीजर के ऊपर जो लॉ बनाया गया है उस लॉ को कंसोलिडेट करने का काम और अमेंड करने का काम ये सीपीसी कर सकता है। ठीक है, ये इसका प्रीएम्बल है। सेक्शन नंबर 1 आपका बात करेगा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल है इसका, क्या है शॉर्ट टाइटल? शॉर्ट टाइटल है स्टूडेंट्स द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट सेकंड क्लॉज इसका बात करते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। मतलब ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1909। नेक्स्ट थर्ड क्लॉज इसका बात करता है, देखो, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ये इंडिया के सारे, क्या बोला मैंने, इंडिया के सारे पार्ट पे ये एक्सटेंड होता है सीपीसी, बट नागालैंड के स्टेट पर और ट्राइबल एरिया जो है इंडिया के, वहां पर ये एक्सटेंड नहीं होता। ठीक है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा फील होता है, जो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है, अगर उसको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जैसे कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हो गई, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हो गई, कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स या मॉडिफिकेशंस कुछ करने हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, तो वहां पर वो सीपीसी के कुछ प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ऑन द डिस्क्रिशन। और अगर वो ऐसा कुछ करने जाएंगे तो उनको यहां पर ऑफिशियल गैजेटेड के अंदर ये चीज पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब अपने स्टेट के ऑफिशियल गैजेट के अंदर वो चीज पब्लिश करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर रिगार्डिंग पे यहां पर सीपीसी को अप्लाई कराने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 जो कि बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। तो इसके अंदर करीब करीब आपकी 20 डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, 20 डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है। तो पहली डेफिनेशन इसकी बात करती है कोड। कोड इंक्लूड करता है रूल्स को, मतलब कोड के अंदर आपके रूल्स भी होते हैं। कोड आपका अलग होता है एक एक्ट से, और जो इसका नाम है हमें सब्जेक्ट का हमारे, वो है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। ये एक्ट नहीं है, ये एक कोड है। तो इस कोड के अंदर आपके लिए कुछ रूल्स फ्रेम करे गए हैं, तो उन रूल्स को आप पढ़ रहे हैं सेक्शंस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहला जो बात करता है कोड, ये बात करता है रूल्स के बारे में कि कोड आपका रूल्स को भी इंक्लूड करता है।
दूसरा है आपका डिक्री। दूसरा क्या है आपका टर्मिनोलॉजी? डिक्री। तो डिक्री बेसिकली क्या होती है? डिक्री आपका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। जब कोर्ट किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करती है तो वो कोर्ट अपना कुछ एक्सप्रेशन देती है मैटर को एडजुडिकेट करने के बाद, जिसमें वो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली तरीके से डिटरमाइन करेगी और बताएगी कि किस पार्टी की कितनी लायबिलिटी है। ये वाला जो ऑर्डर होता है, मतलब ये वाला जो एडजुडिकेशन होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा एडजुडिकेशन का, ये आपका प्रिलिमिनरी नेचर का भी हो सकता है या फिर फाइनल नेचर का भी हो सकता है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट आपका किसी भी मैटर को एडजुडिकेट कर देगी तो वहां पर आपका क्या आप उस चीज से अपील आगे बढ़ा सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, आप वहां से अपील नहीं बढ़ा सकते। जब आपका कोई भी ऑर्डर डिसमिस हो जाए किसी भी पर्टिकुलर डिफॉल्ट के लिए, तो आप वहां पर उस चीज से अपील आगे नहीं बढ़ा सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए यहां पर है। जो डिक्री होती है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, डिक्री क्या बोली मैंने? डिक्री मैंने कहा एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है ऑफ एन एडजुडिकेशन। वो एडजुडिकेशन जो कोर्ट के अंदर हो रहा है, ये बेसिकली डिटरमाइन करेंगी पार्टीज के राइट्स को, और वो राइट्स उस कंट्रोवर्सी से अराइज होंगी जो कंट्रोवर्सी बैठ करके ऑनरेबल कोर्ट सुन रही है। इसका नेचर प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल नेचर भी हो सकता है। अब जो डिक्री होती है, ये अपने अंदर कुछ चीजें इंक्लूड करेगी, जैसे कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। तो जी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री के अंदर आता है। दूसरा, अगर वो सेक्शन 144 सीपीसी के अंदर कोई भी क्वेश्चन को डिटरमाइन करती है तो वो भी आपका डिक्री के फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाएगा। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो डिक्री के फॉर्मेट में इंक्लूड नहीं हो सकती? नॉट इंक्लूड। तो पहला है इसमें एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील ऑर्डर, ये वाला पॉइंट। एंड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, मतलब किसी भी अपील से कोई भी दूसरी फर्दर अपील या कुछ ऑर्डर उसमें पास किया जा रहा है तो वो इस डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये भी कहता है जी कि ऑन कोई दूसरा ऑर्डर जहां पर मैटर को डिसमिस कर दिया है ऑन द पॉइंट ऑफ द डिफॉल्ट, तो वहां पर वो चीज भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका। डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट एंड कैन कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब पूरा मैटर डिस्पोज्ड ऑफ होने से पहले अगर किसी मैटर के अंदर कोई भी एक डिक्री पास की जाती है तो उसको हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री है वो। लेकिन मैटर जब फाइनल हो जाए और फाइनल मैटर के बाद अब एक डिग्री पास की जा रही है तो उस डिग्री को हम फाइनल डिग्री बोलेंगे। तो प्रीलिमिनरी जो मैटर के डिस्पोज ऑफ होने से पहले पास की जाती है वो प्रीलिमिनरी हो जाएगी, और जब मैटर डिस्पोज ऑफ हो रहा हो आपका फाइनली, जिसमें कंप्लीटली वो खत्म हो जाएगा, मैटर डिसॉल्व हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो डिग्री पास की जाएगी वो हमारी फाइनल डिग्री होगी। नेक्स्ट, डिग्री होल्डर कौन होता है? कौन है डिग्री होल्डर? तो डिग्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके फेवर में डिग्री पास की जा रही है, और वही बंदा, वही इंसान आपका डिग्री को एग्जीक्यूट भी करवाएगा। ठीक है, वही इंसान आपके डिग्री को एग्जीक्यूट भी करवाएगा।
एनी पर्सन इन whose favor a decree has been passed or any order capable of execution has been made. नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला मैंने? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब बेसिकली क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जहां पर आपके मैटर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फाइल किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो इसका यहां पर मतलब बताया गया है। अब यहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन होता है? ये तो सबको पता है। तो क्या उसकी फर्दर लोकल लिमिट्स भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा? तो आंसर होगा यस। सेकंड क्लॉज में देखो, सेकंड लाइन में यही लिखा है कि इट इंक्लूड्स द लोकल लिमिट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, यही पॉइंट पे आपका जुडिशियल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी में क्वेश्चंस आता है, प्रीलिम्स में, कि जी आपका हाई कोर्ट का ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है। तो वहां पर बच्चे कई बार लगा देते हैं कि नहीं है आंसर इंक्लूडेड, बट नो, इट इज इंक्लूडेड। डेफिनेशन में साफ साफ यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होगा? मतलब एक ऐसी कोर्ट जो इंडिया के आउटसाइड आपकी सिचुएटेड है, या ऐसी कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज नहीं है, बनाई नहीं गई, स्टैब्लिश नहीं करी है, या चलाई नहीं जा रही है, तो जी वो कोर्ट फिर आपकी क्या होगी? फॉरेन कोर्ट होगी। अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट established और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका फॉरेन जजमेंट। क्या है आपका? फॉरेन जजमेंट मतलब एक जजमेंट पास्ड बाय द फॉरेन कोर्ट। सिंपल, फॉरेन जजमेंट मीन्स अ जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर आपके वो ऑफिसर होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट के बिहाफ में अपनी ड्यूटीज को कोर्ट रूम में रिप्रेजेंट करेंगे, गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली। सो गवर्नमेंट प्लीडर, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, तो गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसिवली imposed on this code on the government pleader, and also any pleader acting under the directions of the government pleader। या तो गवर्नमेंट प्लीडर खुद, या फिर उसी गवर्नमेंट प्लीडर की डायरेक्शन में कोई दूसरा गवर्नमेंट प्लीडर भी एक्शन अगर परफॉर्म करता है, तो जी वो भी आपकी गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होता है। मतलब सीनियर भी और उसका सबॉर्डिनेट भी। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय हाई कोर्ट? सीपीसी के अंदर हाई कोर्ट 7A के अंदर दिया गया है, डेफिनेशन नंबर 7A के अंदर। तो हाई कोर्ट यहां पर बताता है कि हाई कोर्ट, अगर हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो उनका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो हाई कोर्ट इन कैलकाटा, कैलकाटा हाई कोर्ट उसका ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। मतलब हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो है, वो अंडमान एंड निकोबार की टेरिटरी को भी अपने अंडर में लेगी, और वहां से जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको बैठ करके रिजॉल्व करेगी, सॉल्यूशन देगी उनको। नेक्स्ट है आपका इंडिया। 7B के अंदर आपका इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ द सिचुएशन इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो it shall be it shall be considered as a यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब वहां पर कंप्लीट पूरी इंडिया की टेरिटरी में यहां पर आपका सीपीसी एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन सीपीसी के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एक्सटेंड नहीं होते हैं कई बार। वो सेक्शन से आपके सेक्शन 129,
43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 और 87A, ये आपके कुछ सेक्शन से, इनको छोड़ करके कंप्लीट सीपीसी आपकी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो क्या होती है, एक्सटेंड होती है, फैली हुई है। एट्थ डेफिनेशन इज जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जी वो आपका जज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जजमेंट। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, जजमेंट। तो जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री। डिक्री जितनी भी पास करी गई, जितने भी सारे ऑर्डर पास करे गए, उन सब के बिहाफ में यहां पर आपका जो स्टेटमेंट जज अब देगा, तो उस स्टेटमेंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं जी, जजमेंट बोलेंगे, फाइनल फैसला, जजमेंट। टेंथ डेफिनेशन है जजमेंट डेटर कौन होगा। तो जजमेंट डेटर वो है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जा रही है। एक टर्मिनोलॉजी मैंने क्या बोली, डिक्री होल्डर, जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है। एक होता है जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास की जा रही है, ठीक है, और उसी के अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन भी फाइल किया जाएगा, ठीक है भाई। नाउ 11th डेफिनेशन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो किसी डिजीज्ड पर्सन की ई स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं सीपीसी के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं, जो डेफिनेशन के अंदर लिखा है, ठीक है। या तो वो किसी डिसीज्ड पर्सन के ई स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होगा कानूनी तौर पर। दूसरा, कानूनी तौर पर वो कोई ऐसा इंसान होगा जो कि किसी डिजीज्ड पर्सन के ई स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा या उस ई स्टेट्स के इंटरमीडिएरीज जो होंगे पीपल, उनको रिप्रेजेंट करेगा। या फिर कोई ऐसी पार्टी जिसके अगेंस्ट में कोई भी रैंडम केस किया जाता है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। या फिर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस पार्टी के बिहाफ में अब कोई जो व्यक्ति आएगा उसको बोलेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। So 11th definition is talks about means a person who in law represent the estate of a deceased person and include any person who intermeddles with the estate of deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued। करेक्ट है, बोलो जी हाँ जी सर, क्लियर है, यस क्लियर है सबको यहां तक। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट 12th डेफिनेशन दैट इज मीन्स प्रॉफिट। कुछ लोग इसको मीन्स प्रॉफिट कहते हैं, कुछ लोग इसको मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं। अगेन दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन थिंग्स, मीनिंग एक है। तो जी हम बात करेंगे यहाँ पर मीन्स प्रॉफिट। तो मीन्स प्रॉफिट का मतलब क्या होगा जी, यहां पर एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां से आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन के रॉन्गफुल पोजीशन में है, तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं यहां पर मीन्स प्रॉफिट। लेकिन अगर किसी इंसान ने उस पोजीशन वाली प्रॉपर्टी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कराया है, सपोज दीवारों की मरम्मत करवा दी, या फिर पेंट करवा दिया, या फिर कुछ भी, मतलब प्रॉपर्टी में कुछ भी इंप्रूवमेंट करा दिया उस बंदे ने,
और अब प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करवाने के बाद वो व्यक्ति वहां से उस प्रॉपर्टी से कोई भी प्रॉफिट कमाता है, तो जी उसको बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, मीन्स प्रॉफिट। क्या हम ऐसा कहेंगे? तो आंसर होगा नहीं। इंप्रूवमेंट कराने के बाद कमाया हुआ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, चलो डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देखो, मीन्स प्रॉफिट, प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include the profit due to improvement made by the person in wrongful possession। इसने साफ बोला है यहाँ पर कि इट शैल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजीशन। अगर वो रॉन्गफुल पोजीशन में किसी प्रॉपर्टी का इंप्रूवमेंट कर रहा है और वहां से अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट आपका मीन्स प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो 13th डेफिनेशन अब हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जी मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है आपकी ग्रोइंग क्रॉप से। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर अलग से दे रखी है, लेकिन सीपीसी के अंदर यहां पर ये बोला है कि मूवेबल प्रॉपर्टी तो होगी। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर सिविल कोर्ट का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, बट ये डिग्री नहीं होता। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर इसने कि सिविल कोर्ट का कुछ भी फॉर्मल एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें वो किसी भी पार्टी को कुछ भी ऑर्डर दे सकती है कि अगली डेट दे दी सपोज, वो भी एक ऑर्डर है। किसी भी पार्टी को कुछ भी डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए कह दिया, ऑर्डर है। ठीक है, और रिप्लाई फाइल करने को बोला या रेप्लिका फाइल करने को बोल दिया या कुछ भी, मतलब ठीक है, बोला कि एविडेंस ले आओ, सारी चीज़ें उसमें फ्रेम करके दे दो, कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो वो सब बातें भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, क्या होगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ऑर्डर, बट वो कंप्लीटली डिग्री के फॉर्मेट में यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लीडर। प्लीडर का मतलब क्या होता है? एक हमने पढ़ा ऊपर गवर्नमेंट प्लीडर, अब हम बात करने यहाँ पर प्लीडर के बारे में। तो प्लीडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कोर्ट में प्लीड करेगा चीजों को। किसी भी कोर्ट में हो सकता है, वो हाई कोर्ट हो चाहे, या फिर आपका तुम्हारा ये सिविल कोर्ट हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो आपका वकील भी हो सकता है, वकील, एडवोकेट हो सकता है, आपका अटॉर्नी भी हो सकता है हाई कोर्ट का, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। प्रिस्क्राइब्ड जो है हमारी सीपीसी भैया, वो आपके रूल्स से प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन करीब करीब जैसे आपने इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ठीक है, और भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई है। तो सेम डेफिनेशन करीब करीब आपकी पब्लिक ऑफिसर की यहाँ पर बात कर रखी है। वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट लिखा था क्रिमिनल लॉ के अंदर, सिविल लॉ के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, पब्लिक ऑफिसर। बट डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल है भी नहीं। पहला क्लॉज बात करता है कि एवरी जज पब्लिक ऑफिसर होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आपका यूपीएससी के द्वारा जो अपॉइंटेड सर्विसेज होती है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईएएएस। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज भी आपके ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर इनके रिलेटेड जितने भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो भी आपके पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट गजेटेड ऑफिसर्स, जो मिलिट्री के अंदर होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर में सर्व करते हैं, या फिर कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाले सारे व्यक्ति जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी मैटर्स को रिपोर्ट तैयार करने के लिए, किसी भी लॉ और फैक्ट के ऊपर, जैसे कि जजेस वगैरह हो गए। ठीक है, मजिस्ट्रेट्स वगैरह हो गए, तो वो भी आपके यहाँ पर किसकी कैटेगरी में आएंगे जी,
पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों को कन्फाइनमेंट में रखने के लिए, जैसे कि जेलर। तो ये है चीजें। नेक्स्ट है आपका एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट वोज ड्यूटी whose duty to prevent offenses, to give information to the information of the justice और द पब्लिक हेल्थ केयर मेंटेन करने वाला, सेफ्टी करने, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई भी ऐसे ऑफिसर जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट के तहत अपनी ड्यूटीज़ को निभाएगा। और ड्यूटीज़ क्या होंगी? प्रॉपर्टी को ले जाना, प्रॉपर्टी को रिसीव कर लेना, अटैचमेंट करा देना, असिस्टमेंट करा देना, कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, सर्वे करा लेना, ठीक है, इन्फ्रैक्शन को प्रिवेंट कर देना, ऑथेंटिकेशन को लेकर के आना किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के बिहाफ में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जी वो ऑफिसर भी आपके क्या होंगे? पब्लिक ऑफिसर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोई ऐसे ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सर्विस में अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे ऑफिसर जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और वो पब्लिक ड्यूटी उनको गवर्नमेंट के द्वारा असाइन कर रखी है और उस ड्यूटी के बदले में उनको वहां से पेमेंट भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यस, वो ऑफिसर भी यहाँ पर आपके क्या होंगे? वो ऑफिसर भी आपके यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट, 18th डेफिनेशन, दैट इज रूल्स। रूल्स आपके वही हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हैं सारे, मतलब दैट इज सारे सारे ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आपके रूल्स होंगे। नेक्स्ट, शेयर इन कॉर्पोरेशन, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर्स, स्टॉक डिबेंचर्स और बॉन्ड। ओरिजिनल बेरक डाउनलोड किया है मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से और यहाँ पर एरर है थोड़ा सा। यहाँ पर कहता है कि जी स्टॉक है, डिबेंचर, स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड, ये सारी चीजें भी इसके अंदर शेयर इन कॉर्पोरेशन के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में आप लोग ना फंसना। यहाँ पर लिखा है स्टॉक कॉमा, स्टॉक अलग है, डिबेंचर स्टॉक अलग होता है, डिबेंचर अलग होते हैं और बॉन्ड अलग होते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस साइन। तो साइन का मतलब क्या होगा? अब किसी भी जजमेंट के ऊपर, किसी भी डिग्री के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जो आपकी स्टैंप होगी, वो स्टैंप कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की होती है, वो कोर्ट की स्टैंप वो कोर्ट का साइन है। या फिर जजेस भी अपने साइन करते हैं, वो भी आपका यहाँ पर साइन हो गया, ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, समझ? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन नंबर 3, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन नंबर 3। तो यहाँ पर कोर्ट की एक हायरार्की समझ लेंगे हम सारे के सारे। देखो बेटा, पढ़ो इधर। सबसे जो लोअर कोर्ट्स में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सबसे लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन, इसके ऊपर होता है सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन। और एक होती है आपकी स्मॉल कॉज कोर्ट। स्मॉल कॉज कोर्ट के बाद एक कोर्ट होती है आपकी प्रेसिडेंसी कोर्ट।
ठीक है। इन दोनों के ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या चीज? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के ऊपर प्रेजेंट सर। ओके जी, मिस्टर अविक। हाई कोर्ट के ऊपर होगा स्टूडेंट्स आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपकी हायरार्की है करीब करीब सेक्शन 3 के अंदर जैसा बताया गया है। ठीक है। वैसे सेक्शन 3 में ना आपका सिर्फ इतना पोर्शन दिया गया है यहां तक का, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन ये, और ये सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेक्स्ट स्मॉल कॉज कोर्ट और प्रेसिडेंसी कोर्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देन ये वाले जो सबॉर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपका हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होगा, और सबसे टॉप में जो चलती है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आपकी कुछ सबॉर्डिनेशन की बात है, सेक्शन 3 में आपका दिया गया है। सेक्शन को पढ़ेंगे। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है जी। ठीक है। नेक्स्ट, every civil court of the grade inferior to that district court and every court of the small court is subordinate to the high court and district courts। सबसे जो लोअर चीज है इसकी, सबसे जो लोअर चीज है वो है आपका सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन एंड सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन और स्मॉल कॉज कोर्ट और प्रेसिडेंसी कोर्ट। उसके बाद आपकी जो सीनियर अथॉरिटी होती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सीनियर अथॉरिटी जो होती है वो है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर जो सीनियर अथॉरिटी होती है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में। तो सेविंग क्लॉज का मतलब ही ये है कि ये कुछ स्पेशल चीजों को बताएगा, कुछ स्पेशल कानून के बारे में बताएगा जिन पे आपका सीपीसी अप्लाई नहीं होता। क्योंकि उन पर्टिकुलर लॉज के अंदर ऑलरेडी खुद से प्रोसीजर डिफाइन है भाई, तो वहां पर सीपीसी अप्लाई क्यों होगा? क्या जरूरत है फिर वहां पर सीपीसी अप्लाई होने की? तो कौन कौन से ऐसी लॉज हैं वो जहां पर आपका ये चीजें अप्लाइड नहीं होती? तो लॉज वेयर सीपीसी नॉट अप्लाई। पहला है बच्चों आपका स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ, कोई भी स्पेशल लॉज होते हैं वहां पर आपकी सीपीसी अप्लाइड नहीं होगी। जैसे कि पॉक्सो। पॉक्सो आपका एक स्पेशल लॉ है, तो पॉक्सो के ऊपर आपका क्या सीपीसी अप्लाई होगी? आंसर इज नहीं, क्योंकि पॉक्सो के अंदर खुद का प्रोसीजर दिया हुआ है, तो वहां पर सीपीसी अप्लाई करने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट इज लोकल लॉ। जैसे कि आपके स्टेट के लोकल लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट कंट्रोल एक्ट, नेक्स्ट इज अर्बन बिल्डिंग एक्ट, अकोमोडेशन एक्ट, एक्सेट्रा। तो जी वहां पर जब आपके खुद से बनाए गए हैं लॉज, तो फिर क्यों वहां पर आपकी सीपीसी अप्लाई की जाएगी? फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में आपका एक एक्ट होता है जैसे कि मध्य प्रदेश अकोमोडेशन एक्ट।
राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में है आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड, और है एक आपका यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट, है ना। दिल्ली साइड हम जाएंगे तो वहां पर हमको डीआरसी, दैट इज दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट मिलेगा। तो जी वहां पर जब हर स्टेट के अपने अपने लॉज बने हुए हैं तो वहां पर उन लॉज के अंदर उनके खुद के प्रोसीजर भी स्टेट ने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो वहां पर सीपीसी आपकी अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। स्पेशल प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। यहां पर भी आपका सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोसीजर जहां पर आपकी किसी पर्टिकुलर लॉ के द्वारा वो स्टैब्लिश्ड हो रखी है तो वहां पर अलग से सीपीसी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका ज्यूरिसडिक्शन मेंशन बाय लॉ। किसी जब दूसरे लॉज ने वो कोई पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन को मेंशन कर रखा है तो वहां पर भी आपकी सीपीसी के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब समझ में यार ये आती है चीज़ कि यार अगर इन चीज़ों के ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन अगर कभी मान लो ऐसा कुछ हुआ कि स्पेशल लॉज के अंदर अगर कोई ऐसा फ्लॉ आया जिसमें स्पेशल लॉ ने पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, है ना, लाइक लोकल लॉज या स्पेशल या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जिनमें आपकी सीपीसी अप्लाई नहीं हो रही है, बट अगर ये किसी पॉइंट को छोड़ गए एक्सप्लेन करने से, तो क्या वहाँ पर फिर क्या वो खाली रह जाएगा? तो आंसर होगा नो। अब यहाँ पर एक फ्लॉ हम बनाएंगे, ऐसे कर देना, यहाँ पर लिखो कि सीपीसी अप्लाई व्हेन these laws or procedure are when these laws or procedure are silent over a cause of action or any provision, तो वहां पर आपकी सीपीसी अप्लाई हो जाएगी। यही सेक्शन नंबर 4 कहता है। देखा कितनी लंबी ये डेफिनेशन बैरैक में लिखी है, उसको मैंने कितना सिंपल कर दिया। ठीक है, चलो। सेविंग क्लॉज, क्लॉज 1 बात करता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ नॉट नाउ इन force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। सेकेंड क्लॉज बात करता है जी कि द इन पर्टिकुलर विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन इन सबसेक्शन 1 nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landholder or landlord may have any under law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land। देखा, मतलब सिंपल ये चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स, दैट इज योर सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 आपका बात करता है कि सेम चीज इसके अंदर भी इंक्लूडेड है, करीब करीब ये भी सेविंग क्लॉज की तरह बात करता है। ये कहता है कि सीपीसी क्या रेवेन्यू कोड के ऊपर अप्लाई होगी? तो आंसर होगा हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है रेवेन्यू कोड के ऊपर अप्लाई, लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर रेवेन्यू कोड के अंदर सेम चीज अगर साइलेंट है तो वहां पर सीपीसी टेक ओवर कर लेगी। और रेवेन्यू कोर्ट जो होती है, रेवेन्यू कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट में जो प्रोसीजर अप्लाई होगा वो सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा, सीपीसी के सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे, सीपीसी के अंडर ही उसकी प्रोसीडिंग्स को हेल्ड किया जाएगा, क्योंकि सिविल मामला है ना, इसलिए रेवेन्यू का मामला है, सिविल है, वो चीज़ें।
लेकिन जैसे कि हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में आपका एक यूपी लैंड रेवेन्यू कोड भी होता है, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका फिर लैंड रेवेन्यू कोड एक्सरसाइज होगा, और लैंड रेवेन्यू कोड अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन के ऊपर साइलेंट है तो वहां पर आपका सीपीसी टेक ओवर कर लेगा। दैट इज योर सेक्शन नंबर 5, एप्लीकेशन टू द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड। क्लॉज 1 इसका बात करता है वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन इन दिस कोड इन दोज मैटर ऑफ द प्रोसीजर विच any special enactment applicable to them is silent. The state government, by notification in the official gazette, declare that any portion of those provisions which are not expressly made by applicable by this code shall not apply to that code, or shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe. अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो वैसी वो चीज़ अपने आप मॉडिफाई हो जाएगी, अदरवाइज पहले उसको मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के बाद उसको वहाँ पर स्टेट के ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन के अंदर उसको पब्लिश कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। सेकंड क्लॉज आपका बात करता है द रेवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1 मींस अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सच सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग्स related to the rent revenue or profit of land used for agricultural purpose but not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suits or proceedings as being suits or proceedings of a civil nature। ठीक है, सही है, ऑल गुड, मजा आ रहा है सेशन में? क्लियर है? यहां तक सेक्शन 5 तक हम कवर कर चुके हैं अभी तक। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट चैट बॉक्स में मुझसे पूछ ले, अदरवाइज फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6 पे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? ऑलराइट, लगता है सबको क्लियर हो गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट से होना चाहिए, क्लियर माइंड से नहीं होना है। ठीक है, चलो, ऑलराइट, क्लियर सर जहानवी, ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 6, दैट इज पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। तो जी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये क्या बला है, ये क्या चीज है ये पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन? तो हर कोर्ट की ना अपनी लिमिट्स होती है, और उस लिमिट के अंदर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है, ये तो जाहिर सी बात है। अब यार किसी कोर्ट के अंदर पर्टिकुलर कंपनसेशन देने की पावर है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट की कंपनसेशन देने की, तो उसी अमाउंट के अंदर ही वो अपना यहाँ पर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा ना अपनी पावर को। अगर वो उस पावर को एक्सीड कर देता है फिर क्या होगा? फिर सुपीरियर अथॉरिटी बैठी है, उस ऑर्डर को डिसमिस कर देगी, उसकी वैल्यू को खत्म कर देगी यहाँ पर। So that is all about your the jurisdictions things and all that। सेक्शन 6 आपका बात करता है द पिक्यूनरी jurisdiction। इसमें कहता है कि जी नथिंग कंटेन शैल ऑपरेट टू एनी सिविल कोर्ट ओवर द सूट्स अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विच एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स ऑर्डिनरी jurisdiction। मतलब जितनी जिसकी जो लिमिट है वो उस लिमिट के अंदर ही अपनी चीजों को एक्सरसाइज करेगा, अपनी चीजों को ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट आपकी एक ऐसी कोर्ट थी जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट्स में आती थी, और ये बहुत पहले टाइम पे चला करती थी यार, ये प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कॉज का कॉन्सेप्ट। ऑल क्लियर सर? ठीक है, ऑल राइट अविक। तो प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट आपके सेक्शन 7 के अंदर है मेंशन। ठीक है, सेक्शन 7 देखो क्या कहता है कि जब फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट 1887। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं,
प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर वो चीज इंक्लूड नहीं होती है, जो उसका प्रॉपर लेगिस्लेशन है, दैट इज द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 के अंदर। और ये जो कोर्ट होगी वो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस के रिगार्डिंग में अपनी पावर्स को, अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। अब वो कौन कौन से प्रोविजन है फटाफट समझेंगे। पहला यहाँ पर बात कर रहा है आपका कोग्निजेंस, अगर वो लेगा किसी भी स्मॉल कॉज के ऊपर। सेकंड, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर कोई एग्जीक्यूशन डिक्री पास करी गई तो उसमें भी वो अपना यहाँ पर अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता जी। नेक्स्ट है सेक्शन 9, 91 और 92 ऑफ द सीपीसी, 94 ऑफ द सीपीसी, 95 ऑफ द सीपीसी, एंड ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस, ऑर्डर सॉरी 94, 96 से लेकर के 112 और 115। तो ये आपके कुछ प्रोविजंस थे जहां पर आपकी प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी अपनी मान में। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट। तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट आपकी वो स्मॉल कॉज कोर्ट होती हैं जो कि आपकी प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर बनाई गई थी। प्रेसिडेंसी टाउन्स हमारे कौन से थे पहले इंडिया के अंदर, दैट इज कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो इस पूरे प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर जो हमारे स्मॉल कॉज कोर्ट्स बनाई गई थी, मतलब जो छोटे मामलों को सुनती थी और सिविल से रिलेटेड सारी चीज़ों को मॉडिफाई करना, अपने मामलों के ऊपर क्या बोलते हैं डिसीजन सुना देना, ठीक है जी, तो वो ये सब काम किया करती थी। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंसी कोर्ट। यहाँ पर लेगिस्लेशन में देखो क्या लिखा है कि सेव्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38 टू 41, 75 क्लॉज ए इतना इतना बाय द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट इतना, द प्रोविजन इन द बॉडी ऑफ दिस कोर्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू सूट। ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1882 के तहत स्मॉल कॉज कोर्ट अपनी यहाँ पर पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगी, ठीक है। नाउ द थिंग इज द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट फोर्ट विलियम, मद्रास एंड बॉम्बे, as the case may be made from time to time by the notification direct that such provisions shall not inconsistent with the express provisions of the presidency small cause court and such modification, अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन करती है वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम जो मद्रास में थी फिर बॉम्बे में थी। जैसे कि आप लोगों को पता था ना कि पहले सुप्रीम कोर्ट आपकी इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर हुआ करती थी, बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर उसको बनाया गया था। नाउ द थिंग इज सेकंड क्लॉज यहाँ पर बात करते हैं ऑल रूल्स हेयर 2, 4 made by the any of the said high court under section 9 of the presidency small cause court shall deem to have validity validly made। तो यस कहीं ना कहीं प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट कॉज कोर्ट का कॉन्सेप्ट है और सेक्शन 9 उस चीज की गवाही देता है जिसमें वो सारे के सारे सूट्स और प्रोसीडिंग्स को डील करेगी सिविल से रिलेटेड, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस पार्ट 1 ऑफ द सीपीसी। यस, पार्ट 1 पे हम आ चुके हैं, ठीक है, और पार्ट 11 तक आज हम जाएंगे। 11 पार्ट पढ़ने हैं भाई। सेक्शन 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। हो ठीक है, बीच में बच्चों आपको ब्रेक दे दिया जाएगा, अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए होगा तो ब्रेक मैं दे दूंगा 5 to 10 मिनट्स का, ठीक है। बट द लेक्चर इज ऑन गोइंग, लेक्चर चलता रहेगा। 5 से 10 मिनट का ब्रेक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलो, now we will discuss about part number 1, that is suits in general jurisdiction of the courts and res judicata, ठीक है। तो पहला सेक्शन इसका है सेक्शन नंबर 9 जो कि बात करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल द सिविल सूट अनलेस बार्ड। सेक्शन नंबर 9 इतना ही सिंपल है जितना ये हेडिंग है इसकी। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि जी कोर्ट जो होगा वो सारे सिविल सूट्स को डील करेगा जब तक उनकी वैलिडिटी है, वो तब तक उनको डील करेगा। बट फर्क ये कि अगर कोई सूट बार्ड हो जाता है किसी पर्टिकुलर लॉ या किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, वो बार्ड हो गया, उसका नेचर ही खत्म हो गया, तो वहां पर कोर्ट फिर उसको ट्रायल में नहीं लेगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 9। बार्ड का मतलब
सपोज लिमिटेशन के बाहर चले गया, कोई पर्टिकुलर लॉ उस चीज को गवर्न नहीं करता, ऑलरेडी डिसमिस्ड है, ऑलरेडी सेम कॉज के ऊपर वो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो गई है या कुछ भी चीजें हो गई हैं, तो वहां पर कोर्ट फिर उसको दोबारा क्यों सुनेगा? तो सेक्शन नंबर 9 वही कहता है कि द कोर्ट शेल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ द सिविल नेचर, लिखा है ना यहाँ पर, एक्सेप्टिंग द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इजी। पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है, सूट इन विच द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑफिस इज कंटेस्टेड टू इज अ सूट ऑफ द सिविल नेचर एंड नॉट विथ स्टैंडिंग विद सच राइट मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन एज टू द रिलीजियस राइट्स ऑफ द सेरेमनीज। सही है, कितना सिंपल है। यहाँ पर ये कहता है कि कोई भी राइट जो कि रिलीजियस राइट्स हो सकती हैं, आपकी सेरेमनीज के अंदर जो आपकी राइट्स होंगी वो डिपेंड करती हैं कई बार क्वेश्चंस के ऊपर, और वो क्वेश्चन ही अगर कंटेस्ट किया जाए कोर्ट के अंदर जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को छेड़ा जाए, तो कोर्ट उस मामले को भी सुनेगी, क्योंकि वो भी तो सिविल नेचर का है। तो यस, ऑनरेबल कोर्ट इस चीज़ को डील करेगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन आपका बात करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फी आर अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी और रेफर। एक्सप्लेनेशन 1 वेदर और नॉट ऑफिस इज अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी। कोर्ट 1 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है कि वेदर आपकी कोर्ट फी जमा है या नहीं है उससे कोई खास फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, बट अगर उसका प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन है, प्रॉपर उसमें प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग बात हो रखी है, तो यस वो सिविल नेचर का होगा और उसको बैठ करके ऑनरेबल कोर्ट सुनेगी, अनलेस एंड अनटिल वो बार्ड ना हो जाए किसी चीज़ से। समझे नहीं समझे? नेक्स्ट, स्टे ऑफ सूट। क्या होता है स्टे ऑफ सूट? क्या पढ़ा है आप लोगों ने अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में? स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होगा? क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बताना चाहता है जो देख रहा है सेशन लाइव? व्हाट इज स्टे ऑफ सूट? बेटा क्या होता है स्टे ऑफ सूट? यस, स्टे ऑफ सूट का मतलब होता है रेस सबजुडाइस। मतलब स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होगा मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में, दैट नो कोर्ट shall proceed with trial of any suit। कोई भी कोर्ट किसी भी सूट का ट्रायल को प्रोसीड नहीं कर सकती अगर मैटर इन इशू मैटर इन इशू इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन अ प्रीवियस सूट, पहले भी किसी भी दूसरे सूट में, बिटवीन द सेम पार्टी, सेम पार्टीज में, अंडर द सेम टाइटल, वेयर सच सूट is pending
in same or other court in India. तो वो हो जाएगा आपका स्टे ऑफ सूट। मतलब सीधा सीधा बात ये बोली जा रही है कि अगर यदि आपका कोई भी ऐसा कोर्ट है कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम टाइटल पे, सेम पार्टीज के बीच में सेम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है कोर्ट के अंदर, कोई भी पार्टी किसी भी सूट को सेम कॉज ऑफ टाइटल में, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती। और यदि कोई ऐसा कोर्ट है तो वो उसको ट्रायल में नहीं लेगा। दैट इज योर स्टे ऑफ सूट। उस पर्टिकुलर सूट के ऊपर स्टे लग जाएगा। ठीक है, सेम कॉज ऑफ टाइटल में, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम पार्टीज के बीच में सेम मैटर को दोबारा नहीं सुना जाएगा। कब? अगर वो सेम मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन का मामला है, कोर्ट में पेंडिंग है, सेम पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने दूसरे जज के सामने एक दूसरी एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल कर दिए, बोला है कि वो वाला जज तो सुनता ही नहीं है, आप सुन लो, मैं नई पिटीशन फाइल कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट इज रेस सब जुडाइस। नेक्स्ट, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा ये कहता है कि अगर जो चीज सब्सीक्वेंटली रेज की गई कोर्ट के अंदर, ये भी काफी हद तक रेस सब जुडाइस की तरह सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर चीजें अलग हैं, थोड़ी सी अलग है। वो ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज कोर्ट के अंदर सब्सीक्वेंटली रेज की गई थी और रेज करने के बाद उस चीज को सुना गया और सुनने के बाद उस चीज को डिसाइड किया गया, कंप्लीटली डिसाइड किया गया, जजमेंट पास किया गया बाय द ऑनरेबल कोर्ट, तो वहां पर आपका कोई भी फर्दर नई लिटिगेशन पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की जा सकती ऑन द सेम ग्राउंड, बाय द सेम पार्टी, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, अंडर द सेम टाइटल। वो चीज़ वहाँ पर दोबारा फाइल नहीं की जाएगी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी जब कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है तो दैट इज कंप्लीटली फाइनल। दैट इज रेस जुडिकाटा। मीन्स द कोर्ट शैल ट्राई एंड no court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they are or any of them claim litigating under the same title in the competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by the court. Correct? ठीक है। Now the thing is explanation number one. एक्सप्लेनेशन नंबर वन कहता है कि फॉर्मर सूट का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। फॉर्मर सूट जो ऊपर बात की गई कि पहले भी ऐसा कुछ, तो फॉर्मर सूट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सूट जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है सेम क्वेश्चन के ऊपर, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, जो ऑलरेडी चीज डिसाइड हो गई, वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मर सूट होगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्लॉज, बात करता है आपका कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या होगा आपका। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मतलब एक ऐसी कोर्ट जो कि राइटफुल डिसीजन देगी उस प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर, वो प्रॉपर सूट को एंटरटेन करने का पावर रखती है, उस सूट को डिसाइड करने का पावर रखती है। ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉम्पिटेंट कोर्ट। थर्ड पॉइंट इज एक्सप्रेस जुडिकाटा। आप एक्सप्रेस करो ना यार, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड, आप एक्सप्रेस वे में बता दो, नहीं तो इम्प्लाइड वे में बता दो, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सप्रेस करेगी।
या फिर ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाएगा। द मैटर अबाउट द रेफर टू मस्ट द फॉर्मर सूट हैज़ बीन alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा, फोर्थ पॉइंट। क्या बोला मैंने? कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा। सर कैन यू प्लीज जूम इट लिटिल? बेटा जूम ही है ऑलरेडी, और कितना जूम होगा? ठीक है, चलो। कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा का मतलब समझेंगे। कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाटा का मतलब ये है कि विच एनी मैटर, देयर इज एनी मैटर which might have been made on the ground of defense। मतलब यार डिफेंस पार्टी जो होगी, डिफेंडेंट पार्टी जो होती है, वो पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अपने कुछ पॉइंट फ्रेम कर करके देगी जी प्लेंटिफ पार्टी को, और वो पार्टी के द्वारा जो फाइल की गई पिटीशन है, उस पिटीशन के अंदर जो मैटर मेंशन है, उस मैटर से वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली कनेक्टेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मतलब चीजें हैं। ठीक, दैट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एनी मैटर विच एंड ought have been made a ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly or substantially in issue in which such suit is there. Now the thing is explanation number 5। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बात करता है सेम रिलीफ क्लेम्ड। एक बार जब जो चीज फाइल हो चुकी है तो आपको उसमें रिलीफ भी मिल गई है, और सेम अगर रिलीफ आपको एक बार मिल चुकी है तो आप दोबारा सेम रिलीफ वहां पर ऑनरेबल कोर्ट से नहीं मांग सकते। किसी भी प्लेंट के अंदर, किसी भी पिटीशन में, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिलीफ ग्रांट हो जाती है तो वो रिलीफ आप दोबारा कोर्ट से नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक बार जब दे दिया तो खत्म कहानी। फिर दोबारा दोबारा वो चीज़ें नहीं मांगी जाती हैं कोर्ट से, एक ही सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट आपका बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स जो होंगे वो बेसिकली आपके बोनाफाइड लिटिगेशन होती है। मतलब कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन है जिसको लगता है कि यार किसी पर्सन की कोई भी राइट जो क्लेम कर रहा था वो उसके साथ बड़ा नुकसान हुआ है जी। ठीक है, वो इंडिजेंट पर्सन है या पॉपर इंसान है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी राइट्स को क्लेम करना चाहता है लेकिन वो प्रॉपर अपनी राइट्स को क्लेम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू insufficient knowledge of the procedure and all that, और फाइंडिंग डिफिकल्टी इन टू द लिटिगेशन। सो वहाँ पर कोई भी पर्सन उस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन देगा एंड दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर द रेस जुडिकाटा, कंसिडर्ड एज द बोनाफाइड लिटिगेशन। क्या बोला मैंने? बोनाफाइड लिटिगेशन। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 7, जो कि बात करता है रेस जुडिकाटा फॉर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। हाँ, ठीक है। The provision of this section shall apply to the proceedings for the execution of the decree, and the reference in this section to any suits, issues, or former suit shall be construed as reference respectively to a proceedings for the execution of the decree, questioning arising in such proceedings, and a former proceedings for the execution of that decree। सिंपल। नेक्स्ट है बच्चों आपका 8th पॉइंट, जो कि बात करता है रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कब? उन मैटर पे जहां पर किसी भी इशू को फाइनल तरीके से सुना जाएगा, उसको डिसाइड कर लिया जाएगा,
within the proper limit jurisdictions of the competent court, तो यस, वहां पर आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अगर सुनो, देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी फॉर्मर सूट में कोई चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है और फिर अगर दूसरे सेम इशू के ऊपर आपका दूसरा एक नया पिटीशन फाइल किया गया है, तो दूसरी पिटीशन के ऊपर आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा और उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पहला वाला फॉर्मर सूट था वो प्रॉपर कोर्ट के द्वारा प्रॉपर उसके पार्टीज बनाई गई थी, प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पर हुई है, तो उसको दोबारा सुनने की एज पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेस जुडिकाटा। नाउ द थिंग इज मूविंग अहेड, सेक्शन नंबर 12, बार टू फर्दर सूट। ये रोकता है, सेक्शन 12 रोकता है ये कि आप एक्स्ट्रा कोई भी सूट फाइल ना करो। प्लेंटिफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जो रूल्स उसने सीपीसी के अंदर मेंशन है, तो उन रूल्स के हिसाब से वो अपनी चीजों को परफॉर्म कर रहा है इन द ऑनरेबल कोर्ट। बट वो कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर सूट्स फाइल नहीं कर सकता, जैसे कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकता। रेस जुडिकाटा भी तो यही कहता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा फाइल किया तो वो गलत होगा। तो सेक्शन 12 भी यही कहता है कि वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय द रूल्स, अगर उस सीपीसी के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर रूल है और वहां से वो चीज प्लेंटिफ एक्सक्लूडेड है, बोल सकता है कि यहाँ पे प्लेंटिफ इस पर्टिकुलर चीज के लिए बार्ड है, वो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करेगा सूट फाइल करने के लिए, तो वहां पर वो प्लेंटिफ उस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब मना कर दी तो फिर नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। That is all about your section 12, bar to further suits, which explain that where a plaintiff is precluded by the rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, तो वो वहां पर फाइल नहीं करेगा। He shall not entitled to institute a suit in respect of the such cause of action in any court of the code applies। ठीक है, बोलो जी हाँ। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 आपका बात करता है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। अब इसकी हेडिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, समझ लेना। सेक्शन 13 बेसिकली बात करता है कि फॉरेन जजमेंट जो होते हैं वो आपके कंक्लूसिव नेचर के होते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा फाइल किए जाए, प्रॉपर उसके अंदर प्रोसीडिंग चलाई गई हैं, प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन को सुना गया था, प्रॉपर क्लेम उसके अंदर पास किया गया, प्रॉपर लॉ का पालन किया गया उसके अंदर, तो वहां पर वो आपको फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर का भी है, तो यस वो कंक्लूसिव नेचर का होगा वहां पर, अगर वो प्रॉपर कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है वो चीज। लेकिन सेक्शन 13 यहाँ पर कहता है कि वैसे तो फॉरेन जजमेंट हमेशा कंक्लूसिव नेचर का होता है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसमें वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा। दैट इज सेक्शन नंबर 13। इट टॉक्स अबाउट व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ठीक है, हेडिंग देखो इसकी क्या लिखे हैं यहाँ पर। अब फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except। ये कहता है कि जी फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव इन नेचर
वो हमेशा कंक्लूसिव नेचर के होते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट, इट शैल बी कंक्लूसिव इन नेचर। अब कंक्लूसिव इन नेचर किसके लिए वो होंगे? किसके लिए होंगे? फॉर डायरेक्टली adjudicated upon between the same parties or the between parties under whom they having claim under the same title। दो पॉइंट यहां पर बात कर दी। अब तीसरा पॉइंट ये भी कहता है, देखो एक्सेप्ट क्या करता है? एक्सेप्ट करता है पहला पॉइंट इसके अंदर ये बताता है वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अगर वो चीज़ किसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट से फाइल पास नहीं करी गई है तो वहाँ पर आपका ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। वो तब आपको फॉरेन जो कोर्ट होगी वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं माना जाएगा, फॉरेन जजमेंट। नेक्स्ट है व्हेन इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। कॉमन सेंस है, अगर वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है तो फिर वो कंक्लूसिव नेचर का कैसे हो सकता है? ठीक है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यू ऑफ द इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द लॉ इन केस इन विच सच लॉ इज एप्लीकेबल। मतलब वहां पर अगर इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी लॉ का पर्टिकुलरली पालन नहीं किया गया या इंडिया के किसी लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया उस मैटर को सुनते वक्त, तो वहां पर हम ये मानेंगे कि फॉरेन जजमेंट इज नॉट अ कंक्लूसिव। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वेयर प्रोसीडिंग्स इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया, तो वो भी फिर आपकी क्या होगी? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो। फिर वो आपका हो जाएगा यहाँ पर नॉट कंक्लूसिव इन नेचर का। नेक्स्ट, अगर वो आपका फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन कराया गया है वो जजमेंट आपका, वो भी आपका फिर क्या हो जाएगा? नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। नेक्स्ट, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन अ ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अगर वो कोई ऐसा क्लेम कर रहा है और वो क्लेम